वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है घटना चक्र से, जिसमें आज हम लोग अंतिम सेट को लगाने वाले हैं, यानी कि सेट नंबर 10 को। इससे पहले सेट नंबर 1 से 9 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का 5वां एयरपोर्ट किस जिले में बनेगा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य का 5वां एयरपोर्ट बनेगा पूर्णिया जिले में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में पटना, गया, दरभंगा एवं रक्सौल के बाद पूर्णिया में हवाई अड्डे का विकास का प्रस्ताव पारित हो गया है। यह राज्य का 5वां हवाई अड्डा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के दूसरे तारामंडल का निर्माण कहाँ किया गया है? बिहार के दूसरे तारामंडल का निर्माण किया गया है दरभंगा में, ऑप्शन नंबर बी। जबकि बिहार का पहला तारामंडल पटना में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली जल निकास जनगणना के अनुसार झीलों के मामले में देश भर में बिहार की रैंकिंग क्या है? भारत की पहली जल निकास जनगणना के अनुसार झीलों के मामले में देश भर में बिहार की रैंकिंग है द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2023 में भारत की पहली जल निकाय गणना जारी की गई। इस गणना के अनुसार झीलों के मामले में बिहार तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। G20 लेबर इंगेजमेंट समूह की बैठक बिहार में कहां आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मॉडल सदर अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया है? बिहार के पहले मॉडल सदर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है आरा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैजान मुस्तफ़ा। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं फैजान मुस्तफ़ा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर स्टूडेंट अकादमी अवार्ड 2023 में लघु फिल्मों की श्रेणी में भारत की तरफ से नामित होने वाली फिल्म कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण मटन। ऑस्कर स्टूडेंट अकादमी अवार्ड 2023 में लघु फिल्मों की श्रेणी में भारत की तरफ से नामित होने वाली फिल्म है चंपारण मटन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % अनुमानित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.98%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का 2.98% अनुमानित है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पादप पुरस्कार निम्न में से किन्हें प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गयाजी डैम को तथा गंगा जल आपूर्ति योजना को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पादप पुरस्कार प्रदान किया गया है गयाजी डैम तथा गंगा जल आपूर्ति योजना को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्न में से बिहार एक जिला एक उत्पाद के तहत 52 बूटी को किस जिले का उत्पाद घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा को। बिहार एक जिला एक उत्पाद के तहत 52 बूटी वस्त्र कला नालंदा जिले का उत्पाद घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जून 2023 में बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर निर्माणाधीन सेतु गिर गया? तो दोस्तों वह जिला है खगड़िया जिला, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी पर निर्माणाधीन सेतु गिर गया। लगभग 1716 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन यह पुल भागलपुर जिले के सुल्तानगंज एवं खगड़िया को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, तीसरी इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम प्रतियोगिता जीतने वाली शालिनी कुमार बिहार के किस जिले से हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
कौन सा जिला सबसे निचले पायदान पर है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो जिला सबसे निचले स्थान पर है वह जिला है शिवहर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया जा रहा है गोपालगंज में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज त्रिपाठी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने निम्न में से किस परियोजना पर वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक व्यय करने का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों वह परियोजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक व्यय करने का अनुमान प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व में मांस उत्पादन में किस स्थान पर रहा? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व में मांस उत्पादन में रहा 8वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर, अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर, जबकि मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। नाभिक भारत का अपना नेविगेशन प्रणाली है। NAVLC यानी कि नाभिक को पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जुलाई 2023 में 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। 1 से 2 जुलाई 2023 को 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 23वें सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन सही है। इसकी अगली बैठक वर्ष 2024 में कजाकिस्तान में होगी, जबकि पहला कथन गलत दिया गया है। यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में वर्चुअली आयोजित हुआ, जो कि गलत कथन दिया गया है। 4 जुलाई 2023 को एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों का 23वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहे, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें 1 तथा 3 कथन सही हो जाएगा। वह 21 से 24 जून 2023 के मध्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी तीसरी अमेरिकी आधिकारिक यात्रा थी। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क के 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व किया। तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल 1 एवं 3 कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 तथा 3 कथन सही दिए गए हैं। इसमें छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2018-19 में हुई थी, जबकि पहला कथन गलत हो जाएगा। इस सूचकांक के बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि गलत कथन दिया गया है। 7 जून 2023 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में क्रमशः केरल, पंजाब तथा तमिलनाडु शीर्ष पर रहे।
छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा शीर्ष पर रहा। इस सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2018-19 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया की पहली उप समुद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का अनावरण कहाँ किया गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया का पहला है। एशिया की पहली उप समुद्री अनुसंधान प्रयोगशाला का अनावरण किया गया पुणे में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शहीद शांति सैनिकों को समर्पित स्मारक दीवार बनाने का प्रस्ताव अपनाया गया। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? तो दोस्तों यह प्रस्ताव पेश किया गया था अपना प्यारा भारत देश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2023 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2023 के तहत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन सही है। इसमें भारत 112वें स्थान पर रहा, जो कि सही दिया गया है। पहला कथन गलत हो जाएगा। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि गलत कथन दिया गया है। 20 जून 2023 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और डबलिन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 166 देश शामिल हैं, जिनमें फिनलैंड शीर्ष पर है। भारत का स्थान इस सूचकांक में 112 है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 जून 2023 को जारी 17वां वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 तथा 3 कथन सही हैं। इसमें आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत इस सूचकांक में 127वें स्थान पर रहा, जबकि पहला कथन गलत हो जाएगा। यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की गई है, जो कि गलत कथन दिया गया है। 20 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 17वां वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी किया गया, न कि विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डैश पुरुषों के T20 में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किम कॉटन। किम कॉटन पुरुषों के T20 में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया है। डिजी लॉकर निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों डिजी लॉकर लॉन्च किया गया था 2015 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष सैन्य बलों का अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बकलोह में। बकलोह कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों का अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन हुआ हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में कौन खिलाड़ी लुसाने डायमंड जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ष 2022 में लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापित किया गया है? पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापित किया गया है बिहार के पटना में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रामचंद्र मांझी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सितंबर 2022 को बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ कहाँ किया गया? वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक से
संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि 1, 2 तथा 3 कथन सही दिए गए हैं। इसमें फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, इसमें भारत को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट का 11वां संस्करण है। वर्ष 2022 के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण है। इसमें फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 से 6 जनवरी 2023 के मध्य जल पर प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 से 6 जनवरी 2023 तक जल दृष्टिकोण 2047 विषय पर राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन का आधार क्या है? भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल एक। भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्ति के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 तथा 3 सही दिए गए हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जबकि पहला कथन गलत दिया गया है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों में से कौन सी शक्तियां शामिल हैं? राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों में जो शक्तियां शामिल हैं वह है 1 तथा 2, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने हेतु प्रस्ताव पास करने का प्रावधान है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन तब कर सकती है जब राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प पारित करे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 तथा 3 कथन सही दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व जम्मू कश्मीर का स्वयं का उच्च न्यायालय है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है। और पहला कथन गलत हो जाएगा। भारत में 24 उच्च न्यायालय है, जो कि गलत दिया गया है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है। भारत में संघ राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में संघ राज्य संबंध निर्भर करते हैं परंपराओं तथा व्यवहारों पर, संवैधानिक प्रावधानों पर तथा न्यायिक व्याख्याओं पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। सही कथन का चुनाव कीजिए।
इसमें आपका सही कथन हो जाएगा 2 तथा 3। निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव आयोजित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2 तथा 3। जबकि पहला कथन गलत दिया गया है। निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 16 में है, जो कि गलत दिया गया है। निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 15 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 तथा 3 तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 2 अन्य आयुक्त हैं। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए। इसमें आपका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से सर्वाधिक जनसंख्या पटना की है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा की है। सी का मिलान हो जाएगा 2 से सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज की है। और डी का मिलान हो जाएगा 4 से न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड से सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह दोनों जिला झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। किशनगंज पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त पूर्णिया, कटिहार भी पश्चिम बंगाल के पड़ोसी जिले हैं। झारखंड के बिहार से लगे 8 जिले हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार। अगला प्रश्न है, वेदों में उल्लेखित एकमात्र मगध शासक है। वेदों में उल्लेखित एकमात्र मगध शासक है परमगंध, ऑप्शन नंबर सी। वेदों में उल्लेखित कीकट प्रदेश को मगध का पर्याय माना जाता है। इसी के शासक के रूप में परमगंध का नाम मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित करना है आपको। एक तरफ है विश्वविद्यालय या महाविहार और एक तरफ है संस्थापक का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से जगदल महाविहार की संस्थापक थे रामपाल। बी का मिलान हो जाएगा 3 से ओदनपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे गोपाल। सी का मिलान हो जाएगा 1 से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ आपका दिया गया है जलप्रपात और एक तरफ है जिला का नाम। ए का मिलान हो जाएगा 2 से ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा जिले में स्थित है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में स्थित है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से जियारखंड जलप्रपात भोजपुर में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मा कुंड स्थित है। ब्रह्मा कुंड स्थित है आपका राजगीर में, ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मा कुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जल कुंड है। यह राजगीर में स्थित है। सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड एवं मखदुम कुंड यहाँ स्थित अन्य प्रमुख उष्ण कुंड है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्णावरण % वाले जिलों का सही अवरोही क्रम क्या होगा, यानी कि घटते क्रम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा कैमूर, फिर इसके बाद हो जाएगा जमुई, फिर तीसरे नंबर पर हो जाएगा नवादा और लास्ट में हो जाएगा मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बिहार विधानसभा के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा हैं, जो कि गलत दिया गया है। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी हैं। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं।
बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री रामदयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा की आज़ादी के बाद प्रथम अध्यक्ष श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था रॉल्फ फिच, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के संबंध में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसमें आपका सही कथन हो जाएगा 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर बी। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 2021 26 नवंबर 2020 में राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग ने राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की सिफारिश की थी, जबकि पहला कथन गलत हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2018 को श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुआ, जो कि गलत कथन दिया गया है। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2016 को श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में की गई थी, न कि 2018 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है श्रम ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जो योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित नहीं है वह योजना हो जाएगी खुला बाजार बिक्री योजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन सही दिए गए हैं। इस गुणांक का उपयोग जनसंख्या के मध्य आय के वितरण को मापने के लिए किया जाता है, जबकि पहला कथन गलत हो जाएगा। 0 का स्कोर पूर्ण असमानता तथा 1 का स्कोर पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि गलत कथन दिया गया है। गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच होता है। इसमें 0 पूर्ण समानता तथा 1 पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार ने आईटी रिटर्न फाइल करने से किस उम्र के लोगों को छूट प्रदान की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या के स्थान पर करदाता पहचान संख्या प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर राजा जयचलिया समिति ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया गया था वर्ष 2007 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किनके मत संबंध को प्रदर्शित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सूचकांकों को उनके जारीकर्ता संस्थान के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 सही दिए गए हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जबकि 2 तथा 3 गलत दिया गया है। थोक मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन सूचकांक विभाग, जो कि गलत दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों कथन गलत दिए गए हैं एमएसपी के बारे में। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों को बिक्री करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है। अतः कथन 1 गलत है। एफसीआई जिस मूल्य पर खाद्यान्नों का विक्रय करती है उसे निर्गम मूल्य कहते हैं। अंततः कथन 2 भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, टिग्रिस एवं यूफ्रेटिस नदियों का संबंध किस देश से है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इराक से। टिग्रिस एवं यूफ्रेटिस नदियों का संबंध इराक से है।
अगला प्रश्न है, इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? इंसेलबर्ग का निर्माण किया जाता है पवन अपरदन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रैम घाटी से होकर बहती है? रैम घाटी से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेम्बा एवं जंजीबार निम्नलिखित में से किस महासागर में अवस्थित है? पेम्बा एवं जंजीबार अवस्थित है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, डॉगर बैंक निम्नलिखित में से किस सागर के महाद्वीपीय मगन तट को कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी सागर को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है? यूक्रेन से नहीं लगती है बुल्गारिया की सीमा, ऑप्शन नंबर सी। बुल्गारिया की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य रोमानिया अवस्थित है। यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया तथा मोल्डोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण पूर्वी एशिया का चावल का कटोरा कहते हैं? तो दोस्तों वह नदी है मेकांग नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रणथंभौर बाघ अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित नहीं है? चंबल नदी पर स्थित नहीं है वह विद्युत परियोजना है श्रीशैलम बांध, ऑप्शन नंबर बी। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध एवं कोटा बैराज चंबल नदी पर स्थित है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर एवं सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश इजराइल की सीमा बनाते हैं? इजराइल से सीमा बनाते हैं मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान तथा फिलिस्तीन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नदी एवं उसके किनारे स्थित नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों सुमेलित दिए गए हैं। हैदराबाद मूसी नदी पर है, सूरत ताप्ती नदी पर, लुधियाना सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील लेगुन झील नहीं है? लेगुन झील नहीं है वह है पेरियार झील, ऑप्शन नंबर सी। पेरियार झील केरल में स्थित एक कृत्रिम झील है, न कि लेगुन झील। अगला प्रश्न है, बराक नदी का उद्गम स्थल है? बराक नदी का उद्गम स्थल है मणिपुर पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, काजू की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मृदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है? तो दोस्तों वह दर्रा हो जाएगी सेनकोट दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। जबकि थालघाट दर्रा नासिक से मुंबई को जोड़ती है, भोरघाट मुंबई को पुणे से, पालघाट चेन्नई को कोची से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज तथा कीटनाशकों का प्रयोग तथा उर्वरकों का प्रयोग। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग के सेल संरचनाओं में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टर्शियरी सेल संरचनाओं में। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की अवस्थिति टर्शियरी युग की चट्टानों संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम के मुख्य क्षेत्र हैं डिगबोई, अंकलेश्वर, कलोल, नाहर, कटिया, मुंबई हाई इत्यादि। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पारे का स्तर में एकाएक गिरावट पूर्वानुमान एवं संकेत देता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तूफानी मौसम का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से, दाब का मात्रक पास्कल होता है। 2 का मिलान हो जाएगा बी से, बल का न्यूटन से। 3 का मिलान हो जाएगा सी से, कार्य का जूल होता है। तथा 4 का मिलान हो जाएगा डी से, शक्ति का वाट से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक वस्तु को किसी द्रव में
पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है और यह कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। यह कौन सा नियम कहलाता है? तो दोस्तों यह नियम कहलाता है आर्किमिडीज का नियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 मिनट 9 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है। यदि हम पृथ्वी को बाहर से देखें तो इसे डैश से डैश दिशा में घूमता पाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी के परितः पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। इस घूर्णन के फलस्वरूप ही पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान पर दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि परावैंगनिक किरणों को अंशतः वायुमंडल में नीचे आने से रोकती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए। नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, रथ को जमने में सहायता कर उसके बहाव रोकने में निम्न में से कौन सहायता करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, पैंक्रियाज ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? पैंक्रियाज ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वह है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में लाल किले की मोती मस्जिद किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में चरक, सश्रुत और धन्वंतरी किस विधा से विशेषज्ञ थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा के। अगला प्रश्न है, कादम्बरी नामक महान संस्कृत ग्रंथ की रचना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम इनमें से किस पर्वतमाला में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेकाल पर्वत में। अगला प्रश्न देखते हैं, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी किस प्रदेश में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, दलाल स्ट्रीट सामान्यतः भारतीय वित्त व शेयर बाजार से संबंधित है। उसी तरह लंदन स्थित फिलिप स्ट्रीट किस क्षेत्र व गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अखबार प्रकाशन के लिए। लंदन में स्थित फिलिप स्ट्रीट प्रसिद्ध है अखबार प्रकाशन के लिए। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मसूरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टोडरमल अकबर के प्रशासन काल में किस विभाग के मंत्री थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त विभाग के। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त होती है वह कहलाती है? तो दोस्तों वह कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त होती है वह कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पाचन के सहायता के लिए मानव पेट के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस में टीएफटी विजुअल डिस्प्ले यूनिट से संबंधित है। टीएफटी का अर्थ है? तो दोस्तों टीएफटी का अर्थ है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्बन का एक अपरूप जो विद्युत का चालक होता है वह है? तो दोस्तों वह है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, हृदय के प्रकोष्ठ जो हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक संपेदित करते हैं वह है? तो दोस्तों वह है नीले। हृदय के प्रकोष्ठ जो हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक संपादित करते हैं वह है नीले। अगला प्रश्न है, धातु के तार में प्रभावी धारा और उसके सिरों के विभवांतर के बीच संबंध ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज साइमन ओम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान की गुणवत्ता का मानक प्रमाण नहीं है? तो दोस्तों वह है ISI। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया से होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमक पेशी के द्वारा।
मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जिस क्रिया से होती है वह क्रिया है रोमक पेशी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है एक चुंबक और एक कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सितारों की गति की सहायता से मानव जीवन की भविष्यवाणी करने की कला कहलाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। बी का मिलान हो जाएगा सी से, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। 3 का मिलान हो जाएगा बी से, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से, प्रति मिनट प्रतिक्रमण टेकोमीटर से मापते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चट्टान का एक टुकड़ा चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया गया तो इसका चट्टान का एक टुकड़ा चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया गया तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा परंतु भार परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशुओं को दिया जाने वाला ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किससे प्रतिरक्षा प्रदान करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से, यानी कि काली खांसी से, डिप्थीरिया से तथा टेटनस से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में गैसों के मिश्रण में अधिकतम परसेंट मात्रा किसकी है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की, जिसकी परसेंट है 78%। फिर इसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन 20.95%, फिर आर्गन का परसेंट है 0.93%। अगला प्रश्न है, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होने वाली बीमारी है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी से। अगला प्रश्न है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिससे अतः देश का विभाजन कराई थी वह था। तो दोस्तों वह था विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण से। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कार्यक्रम क्या है। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पर हो जाएगा चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था। फिर इसके बाद हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। फिर तीसरे नंबर पर हो जाएगा खेरा आंदोलन जो कि 22 मार्च 1918 को हुआ था। और लास्ट में हो जाएगा असहयोग आंदोलन जो कि 1920-22 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थियों के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न देखते हैं, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर.के. नारायण के द्वारा। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास लिखा गया है आर.के. नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न है, डैश द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनीय विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य भोजन के समानुपाती होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत अपघटनीय विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभावित क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। आपको इसमें मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, सौजानंद सरस्वती का बिहार से हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, खुदाई खिदमतकार का हो जाएगा NWFP से। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, स्वामी रामानंद का हो जाएगा हैदराबाद से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से, अब्दुल हमीद खां का हो जाएगा दक्षिणी असम से। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, बारदोली सत्याग्रह का नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, भारतीय किसान संस्थान से संबंधित है NG रंगा। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, बंगाल प्रजा पार्टी के संबंधित हैं फजलुल हक। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से, बकासा संघर्ष से संबंधित हैं स्वामी सदानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है आपका भक्ति संत और एक तरफ दिया गया है व्यवसाय। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा आपका 3 से, नामदेव का दर्जी से। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, कबीर का जुल्हा से। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, रविदास का मोची से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से, सेना का नाई से। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित हैं। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से संबंधित हैं। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, दारा सिखों कादरिया से संबंधित हैं। डी का मिलान हो जाएगा 1 से, शेख शहाबुद्दीन का संबंध था सुहावर्दी सिलसिला से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो दोस्तों वह शासक थे शेरशाह एवं हुमायूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पर हो जाएगा दोरहा का युद्ध, फिर इसके बाद हो जाएगा चौसा का युद्ध, फिर इसके बाद हो जाएगा कन्नौज का युद्ध और लास्ट में हो जाएगा सामूरगढ़ का युद्ध। दोहरा का युद्ध जो कि 1531-32 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, सामूरगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबर का शासन जाना जाता है। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तथा न्यायिक प्रशासन के लिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन शासकों के संदर्भ में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर बी 2 तथा 3। सातवाहन काल में हाल ने गथा सप्तशाली की रचना की थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। जबकि पहला कथन गलत है। सातवाहन नरेश पाली भाषा के पोषक थे। सातवाहन शासकों के शासन काल में प्राकृत एवं सांस्कृतिक भाषाओं का विकास हुआ था, न कि पाली भाषा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। इसमें आपका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 3। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, वह पर्याय परिस्थिति का भी रचयिता था। जबकि दूसरा कथन गलत दिया गया है, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, जो कि गलत कथन दिया गया है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने समान अर्थ वाले प्रतीकों से निम्न में से किसका उपयोग परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए मानक के रूप में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 का। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, चंद्रगुप्त का हो जाएगा कुमार देवी से। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, समुद्रगुप्त का हो जाएगा
दत्ता देवी से, सी का मिलन हो जाएगा 2 से, चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा कुबेर नागा से तथा डी का मिलन हो जाएगा 4 से, कुमारगुप्त प्रथम का हो जाएगा अनंत देवी से। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। आसान सा प्रश्न है, लीलावती के लेखक थे, लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।